विस्फोट में कम से कम 10 की मौत हुई है। तुसास कंपनी लड़ाकू विमान बनाती है। सबसे बड़ी बात यह कि कई लोगों के बंधक बनाए जाने की खबर है। जानकारी यह है कि इस आतंकी हमले में 3 आतंकी दाखिल हुए हैं, जिनमें एक फिदाइन बताया जा रहा है जिसने अपने आप को उड़ाया है और वहां पर लोगों की जान ली है। अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कई लोग बंधक बनाए गए हैं। ये तुसास कंपनी फाइटर जेट्स बनाती है, ड्रोन बनाती है। हथियारबंद 3 आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं और तुर्की सरकार ने इसे आतंकी हमला बताया। ये तस्वीरें देखिए, वो एंट्रेंस एरिया जहां पर इस कंपनी में घुसते हुए नजर आ रहे हैं ये आतंकी, जिसमें एक महिला हमलावर भी शामिल है, महिला आतंकी भी शामिल है। और देखिए किस तरह से वहां खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। धमाके से दहली है रक्षा कंपनी तुसास। 1 अक्टूबर और 19 अक्टूबर ये 2 तारीखें इजरायल के गौरव पर ईरान की चोट है। 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल हमले और 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर पर हमला। इजरायल ने इन दोनों हमलों का हिसाब चुकता करने की ठान ली है। अमेरिका को साफ कह दिया है कि ईरान पर हमले होने निश्चित हो चुके हैं, लेकिन ये हमले किस तरह होंगे इसका प्लान अमेरिका को भी नहीं सौंपा गया है। इजरायल का टारगेट ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं। खामेनेई की हत्या का प्लान तैयार हो चुका है और इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि इजरायल ये कैसे करने वाला है, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसे दी गई है और कैसे इस ऑपरेशन से पूरा अरब परमाणु संकट में फंस सकता है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की जान बच गई, लेकिन इस हमले को इजरायल सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और ईरान पर बड़े पलटवार होना निश्चित है। इस बात के संकेत मिले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से। बाईस अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे और अरब में शांति स्थापना का राजनयिक प्रयास किया, लेकिन बेंजामिन के साथ हुई मुलाकात में बात बनी नहीं। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान पर हमलों का मतलब होगा युद्ध का विस्तार, क्योंकि इजरायल ने ड्रोन हमले का दोषी ईरान को माना है और पलटवार ईरान पर ही किए जाएंगे। इसी जंग को रुकवाने के लिए ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे, लेकिन बेंजामिन ने साफ इनकार कर दिया। ब्लिंकन ने इजरायल से तेहरान पर हमले ना करने के लिए कहा। बेंजामिन ने कहा कि मेरी हत्या के प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने तेहरान पर हमलों के लिए अनुमति नहीं दी। इजरायल ने कहा है कि ईरान पर सरप्राइज हमले होने जरूरी हैं। यानी अमेरिका से अनुमति ना मिलने के बाद भी इजरायल ईरान पर हमले करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने के खतरे को देखते हुए इसका दूसरा रास्ता निकाला गया है। इजरायल तेहरान को सबसे बड़ा झटका देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। इजरायल बेंजामिन के घर पर हमले का बदला खामेनेई के मर्डर से लेने का प्लान बना रहा है। तेहरान में इजरायल के एजेंट खामेनेई की हानिया की तरह हत्या कर सकते हैं। इसके साथ ही IRGC सेना के मुख्य कमांडरों की हत्या कराई जा सकती है। इस काम में ईरान के विद्रोही गुटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के करीब करीब हर विभाग में इजरायल के एजेंट सक्रिय हैं और इसके साथ ही ईरान में चलने वाले कई विद्रोही संगठन भी खामेनेई की हत्या कराना चाहते हैं, ताकि उनके मकसद पूरे हो सके।
ईरान के अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इनमें पहला है MEK। इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC के मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बर्मन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोटार हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। ये ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान की फ्री लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में ये गुट सरकारी संस्थानों पर हमला करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। ये बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्ला जाहिद है। पांचवा गुट है अहवाजी अरब ग्रुप्स। ये गुट खुज़ेस्तान प्रांत को ईरान से आज़ाद कराना चाहता है। छठवां गुट है ASMLA। ये ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। इन गुटों को ईरान विरोधी कई देशों का समर्थन मिलता है, जैसे MEK को इजराइल और US का समर्थन है। फंड और हथियार इन्हीं दोनों देशों से मिलते हैं। PJAK को भी इजराइल और US से ही फंड और हथियार दिए जाते हैं, ताकि तेहरान के रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस का जवाब तैयार किया जा सके। बलोच गुट जैश अल अदल को ईरान में सक्रिय रहने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। ASMLA और अहवाजी अरब ग्रुप्स को सऊदी अरब और UAE का समर्थन मिलता है, क्योंकि ये अरब मूल के हैं और सऊदी ईरान से हूती का बदला इन्हीं ग्रुप्स के जरिए लेना चाहता है। इजराइल तेहरान को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है और साफ है कि इससे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मूवमेंट कमजोर होगा। इसीलिए हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह के मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफीफ ने 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफीफ ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ही केसारिया में एक बेंजामिन के बंगले पर हमला किया था। लेकिन इजराइल का मानना है कि अब रेजिस्टेंस की जड़ यानी तेहरान को भस्म करके ही खतरा खत्म किया जा सकता है। इसलिए तेहरान में बड़े कोवर्ट ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी गई है और तेहरान ने इससे निपटने के लिए डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर ऑफेंस तक की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों के आसपास डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। इसके साथ ही गैस रिच रिफाइनरियों पर भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। खामनेई के घर और दफ्तर की सुरक्षा में रूसी डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये वही पंजशीर और S-300 डिफेंस सिस्टम हैं जो पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूरी हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए ईरानी वायुसेना के कमांडर पाकिस्तान दौरे पर गए हैं। ईरानी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल वाहिदी एक डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वो नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद में ठहरे हैं। माना जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान के बीच परमाणु तकनीक का सौदा हो चुका है। ईरान पहले ही 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर चुका है और पाकिस्तान से परमाणु तकनीक मिलने के बाद वह बहुत जल्द परमाणु बम बनाकर इजराइल को संकट में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बड़ी खबर आ रही है तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये अपडेट। रक्षा कंपनी तुसाज में घुसे 3 हमलावर आतंकी कर रहे हैं ताबड़तोड़ फायरिंग। आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बनाया है। तो जिस तरह से आतंकियों ने तुर्की को दहला दिया, उसी तरह हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में विनाश की बड़ी आग भड़का दी। तेल अवीव में सिर्फ 12 घंटे के अंदर 2 बड़े और खतरनाक हमले हो गए। ये हमला हिजबुल्लाह और हूती ने किया। हूती ने तो अब तेल अवीव को हाइपरसोनिक मिसाइलों से दहलाना शुरू कर दिया। हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले तब शुरू किए जब हिजबुल्लाह के नंबर 2 सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि हो गई। हिजबुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट कर रहा है। हूती हाइपरसोनिक मिसाइल से धावा बोल रहा है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ड्रोन की बरसात कर रहे हैं। हमास रॉकेट से हाहाकार मचा रहा है और इसी के साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव के संहार का खतरनाक दौर शुरू हो गया है। ये उस नए और विध्वंसक युद्ध की तस्वीर है जो इजराइल के खिलाफ शुरू हुआ है। हिजबुल्लाह, हूती, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हमास न सिर्फ एक साथ आ गए हैं बल्कि एक साथ तेल अवीव को पूरी तरह दहला रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह से एकजुट होकर बारूदी गर्जना कर रहे हैं, उससे तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इजराइल के होम कमांड ने अगले आदेश तक तेल अवीव में आपातकाल घोषित कर दिया है। और एक खतरे को देखते हुए तेल अवीव के लोगों को बंकर में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। तेल अवीव के सामूहिक संहार की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह के नंबर 2 और नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के मौत की पुष्टि हुई। सैफुद्दीन का शव उसी जगह मिला है जहां नसरल्लाह मारा गया था। बैरूत के दाहिया में मलबे से सैफुद्दीन की लाश मिली। हिजबुल्लाह ने भी सैफुद्दीन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। सैफुद्दीन के खात्मे की खबर आई तो हिजबुल्लाह के साथ साथ कई प्रॉक्सी संगठन बुरी तरह से बौखला गए। और इसी के साथ तेल अवीव के अस्तित्व को मिटाने का मिसाइल मिशन लॉन्च हो गया। दरअसल इजराइल की बमबारी में न सिर्फ हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है बल्कि हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति भी तहस नहस हो गई है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह को बचाने के लिए, उसके बैकअप के लिए हूती समेत कई प्रॉक्सी संगठन आ गए हैं। ईरानी प्रॉक्सी का प्राइम टारगेट है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। सैफुद्दीन के मारे जाने से सबसे ज्यादा आग बबूला हिजबुल्लाह और हूती है। हिजबुल्लाह तेल अवीव को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला रहा है तो हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। यह पहली बार है जब तेल अवीव में हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। यमन की राजधानी सना यानी हूती के गढ़ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव की दूरी 2070 किलोमीटर है। हूती ने यह हमला हाइपरसोनिक मिसाइल से किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2। इस मिसाइल की रेंज है 2150 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल
2070 किलोमीटर की दूरी तय कर तेल अवीव में विस्फोट कर सकती है। इसने 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर बड़ा विस्फोट किया। हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया तो हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल से धावा बोला। लेबनान बॉर्डर से तेल अवीव की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, इसलिए तेल अवीव को दहलाने के लिए हिजबुल्लाह ने नस्र 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। नस्र 2 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। यह अपने साथ 140 किलो का वॉरहेड ले जाकर विस्फोट करती है। पिछले 3 दिनों से तेल अवीव पर लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं। पिछले 12 घंटों में तेल अवीव को 2 बार दहलाने की 2 बड़ी कोशिशें हुई। ये कोशिश हूती और हिजबुल्लाह ने की। हूती और हिजबुल्लाह का दावा है कि तेल अवीव में उनके हमले सफल रहे। यानी हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइल और हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने दोनों मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। अंतिम सच क्या है यह अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में 2 बड़े और जोरदार धमाके सुने गए। इन्हीं धमाकों के बाद माना जा रहा है कि हूती और हिजबुल्लाह का दावा सही है। यानी तेल अवीव में ईरानी प्रॉक्सी के बड़े हमले सफल रहे। तेल अवीव में हूती और हिजबुल्लाह का यह हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हूती ने तेल अवीव में मौजूद आईडीएफ के बेस को टारगेट करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि ना तो हमले से पहले अलर्ट सायरन बजा और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की। इसका मतलब यह हुआ कि हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 ने न सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया। यही वजह है कि इजराइल की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इजराइल पर इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी ड्रोन से धावा बोला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 2 ड्रोन इजराइल के इलाक में फायर किए, जबकि एक ड्रोन गोलन में मौजूद आईडीएफ के बेस की तरफ दागे। इजराइल का दावा है कि उसने इस्लामिक रेजिस्टेंस के 3 हमलों को नाकाम कर दिया। इजराइल ने इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले को तो फेल कर दिया, लेकिन तेल अवीव में हिजबुल्लाह और हूती के हमलों को फेल नहीं कर पाए, खासकर हूती के हाइपरसोनिक हमले को। अब सवाल यही है कि जब हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए तो अब इजराइल तेल अवीव की सुरक्षा कैसे करेगा? इजरायली सेना की रणनीति क्या होगी? दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमलों को रोकना असंभव माना जाता है। दुनिया में किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक हमलों को रोकने की तकनीक नहीं है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले को नाकाम करने में सक्षम नहीं है। कई बार दावा किया गया है कि सिर्फ अमेरिका का पैट्रियट ही ऐसे हमलों को 1-2 बार रोक पाया है, वो भी इत्तेफाक से। तो सवाल यह है कि क्या तेल अवीव को बचाने के लिए अमेरिका थाड के बाद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैट्रियट हूती के हाइपरसोनिक हमलों को रोक पाएगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले चंद दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त तुर्की की राजधानी अंकारा से, जहां आतंकी हमले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है कि फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में हमलावरों में महिला फिदायीन भी शामिल है, जो तस्वीरों में भी कैद हुई है। हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार के लिए इजराइल ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। अब ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा इजराइल हिजबुल्लाह के नेवल बेस पर भी प्रहार कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस और फाइनेंस सेंटर तबाह करने के बाद नेवल पोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल का एक बड़ा प्लान है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के नेवल बेस पूर्वी भूमध्य सागर के पास उड़ते हैं,
ठीक हमास की तरह जैसे हमास के ठिकाने तबाह किए, वैसे ही हिजबुल्लाह के नेवल बेस खत्म किए जा रहे हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जबरदस्त घेराबंदी की है। इजराइल नहीं चाहता कि भूमध्य सागर में ईरानी प्रॉक्सी का दबदबा बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के हाथ से भूमध्य सागर का खजाना निकल सकता है। और इस तरह एक बिल्डिंग 3 सेकंड में खाक हो गई। बैरूत में मौजूद इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर बनाया जा रहा था, जिसे आईडीएफ की एयरफोर्स ने 3 सेकंड में खाक कर दिया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जहां इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। इन हमलों में तब और तेजी आई जब से आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। आईडीएफ के सैनिक रेकी करते हैं, घेराबंदी करते हैं, निशानदेही देते हैं और बाकी का काम इजरायली फाइटर जेट कर देते हैं। दिन में बम बरसते हैं, रात में अग्निकांड होते हैं। बारूद अब लेबनान की तकदीर बन चुका है। देखिए कैसे रात के अंधेरे में एक मिसाइल गिरी तो एक पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी थी वो पूरी तरह खाक हो गई। एक तरफ लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। दूसरी तरफ आसमान से फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं, जबकि इजराइल ने एक और फ्रंट खोल दिया है। अब समंदर से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ये ठिकाने पूर्वी भूमध्य सागर के पास किए जा रहे हैं। हमले करने के लिए इजराइल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा भूमध्य सागर की तरफ से है, क्योंकि इसी फ्रंट से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं। इजराइल के नेवल पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के अलावा गाजा लड़ाके भी हमले में शामिल हैं। ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इजराइल के नेवल पोर्ट हैं। उनके नाम सुन लीजिए: हाइफा, हादेरा, तेल अवीव, अशदोद, अश्कलोन और इलात। इनमें से पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ पड़ने वाले 5 नेवल पोर्ट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जबकि इलात पर यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह की नेवल विंग है जो अंडरग्राउंड ठिकानों में छुपी हुई है। इजराइल ने ऑपरेशन सागर शुरू किया है, जिसमें ईरान के प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले के लिए आईडीएफ ने स्पेशल फोर्स बनाई है। सैटेलाइट से भी लेबनान की निगरानी की जा रही है। बैरूत पोर्ट की कई तस्वीरें मोसाद को पेंटागन ने दी है। यानी इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और उसका नेटवर्क खाक कर देना चाहता है। ग्राउंड फाइटर्स को खत्म करने के बाद समंदर से हमले करने वाले लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान के पास अमेरिका और इजराइल ने अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जबकि ईरान और यमन के पास टास्क फोर्स पहले से ही तैनात है। दरअसल इजराइल को इस बात का भी खतरा है कि कहीं ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के गैस फील्ड पर हमला ना कर दें, खासतौर से उन पर जो एकदम लेबनान के पास पड़ते हैं। इसलिए इजराइल ने सबसे पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकाने को नष्ट किया। यानी अब भूमध्य सागर धधक रहा है, जंग का नया एपिसेंटर बन चुका है।
लेबनान में कभी भी बारूदी जलजला आ सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह का नौसैनिक अड्डा एयर स्ट्राइक में खाक कर दिया। लेबनान की राजधानी बैरूत के पास हिजबुल्लाह का नेवल बेस मौजूद था। हिजबुल्लाह के नेवल बेस पर कॉम्बैट बोट तैनात थी। बोट के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल में घुसने की तैयारी में थे। बैरूत नेवल बेस से ही हिजबुल्लाह ने इजरायल के नेवल पोर्ट पर हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव और हाइफा पर भी हमले किए थे। उन हमलों का बदला लेने के लिए आईडीएफ ने बैरूत नेवल बेस पूरी तरह तबाह कर दिया। नेवल बेस पर लगा रडार सिस्टम और लॉन्चिंग साइट खाक हो गए। बेस में मौजूद अंडरग्राउंड हथियार गोदाम भी जला दिए गए। सिर्फ बैरूत पोर्ट ही नहीं बल्कि लेबनान के दूसरे तटीय शहरों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर है जिसमें लेबनान के तियरे पर हमले किए गए। तियरे पोर्ट पर भी हिजबुल्लाह का नेवल बेस था जिसे आईडीएफ ने उड़ा दिया। लेबनान पर ठीक उसी पैटर्न पर हमले किए जा रहे हैं जैसे गाजा में किए गए थे। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा में भूमध्य सागर के पास वाले ठिकानों पर हमले किए। अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह के नेवल बेस को उड़ाया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे इजरायल का एक बड़ा मंसूबा है। भूमध्य सागर में मौजूद खजाने पर है इजरायल की नजर। गाजा की तरह लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया करने के बाद इजरायल भूमध्य सागर में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भूमध्य सागर में फिलिस्तीन जल क्षेत्र में एक बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। माना जा रहा है इजरायल इसे अपने कब्जे में ले सकता है। इजरायल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच लंबे समय से इस गैस फील्ड को लेकर विवाद जारी है। गाजा पट्टी के सागर तट से 36 किलोमीटर दूर गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड है। ये सागर में 610 मीटर की गहराई में है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहाँ गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआती खोज में भी यह पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक छोटा गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। माना यह जा रहा है कि इजरायल इस नेचुरल गैस फील्ड को अपने कब्जे में लेकर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू करने वाला है। लेकिन इस गैस फील्ड पर हमास की तरह हिजबुल्लाह की भी नजर है। मोसाद का इनपुट है कि गाजा मरीन के मुनाफे को ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर हमले में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इजरायल लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया इसी तरह कर देना चाहता है जैसा वो गाजा में हमास पर प्रहार करके कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है अंकारा में आतंकी हमले से जुड़ा यह अपडेट। आतंकियों ने इंजीनियर्स को बंधक बना लिया है। रक्षा कंपनी के इंजीनियर्स को बंधक बनाया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजरायल तबाही मचा रहा है। उसका इरादा हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार करने का है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान और रूस से विध्वंसक हथियार लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में इजरायल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे ड्रोन पहुंच गए हैं जिनके सामने इजरायल का डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहा है। इजरायल के सामने सवाल है कि वो कैसे हिजबुल्लाह के हाईटेक ड्रोन के हमलों को रोक पाए। इजरायल के एयर स्पेस में ईरानी प्रॉक्सी के ड्रोन ऐसे घूम रहे हैं जैसे परिंदे उड़ान भर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ड्रोन का पहला हमला, ड्रोन का दूसरा हमला, ड्रोन का तीसरा हमला, ड्रोन का चौथा हमला,
और ड्रोन का 5वां हमला। जब से इजराइल ने लेबनान में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, तब से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट और ड्रोन स्ट्राइक बढ़ा दी है। लगातार हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल को दहला रहे हैं और इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी ड्रोन अटैक हो गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या आयरन डोम ड्रोन नहीं रोक पा रहा है? क्या हिजबुल्लाह नई तकनीक से ड्रोन बना रहा है, जिसके सहारे वो इजरायली डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद रहा है? हाइफा से लेकर गैलीली तक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन आयरन डोम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जिसे हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इसमें इजरायली डिफेंस सिस्टम के एकदम पास तक ड्रोन पहुंच जाता है और डोम एक्टिव भी नहीं हो पाता, फिर उसके बाद उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके 2 ड्रोन 20 मिनट तक हाइफा के ऊपर मंडराते रहे, लेकिन आयरन डोम उन्हें मार गिराने में नाकाम रहा, जबकि इजराइल की एयरफोर्स भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। इसके बाद ड्रोन ने भारी तबाही मचाई। इसी तरह कई हमले किए गए। हालांकि कई ड्रोन को मार गिराने का दावा इजराइल ने किया है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक साफ तौर पर बताता है कि इजराइल की सुरक्षा घेरे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब सवाल उठ रहा है, आखिर हिजबुल्लाह ने ऐसा कैसे किया? हो सकता है ईरान या फिर रूस से उसे नई तकनीक के ड्रोन मिल रहे हैं जो आयरन डोम को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इजराइल ये जान चुका है, पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले ने उसके सुरक्षा घेरे की पोल खोल दी थी। इसलिए वो अब दोबारा जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए इजराइल ने 4 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, जिसमें सबसे बाहरी पंक्ति में अमेरिका से मिले थाड की तैनाती की है, जबकि सबसे आखिर में आयरन डोम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल में ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को लेकर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजराइल में प्रॉक्सी के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि इजराइल के अंदर ईरानी जासूसों का एक बड़ा जाल तैयार हो चुका है। खामेनेई के जासूसों की वजह से ही इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। इस बड़े षड्यंत्र के बारे में तब पता चला जब ईरान के 7 एजेंट गिरफ्तार हुए। जिस वक्त इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिस वक्त इजरायली सेना ईरान से 1 अक्टूबर के हमले का बदला लेने जा रही है, उस वक्त इजराइल के कई शहर पूरी तरह से दहल रहे हैं। तेल अवीव, इलात, हाइफा और हदेरा इजराइल के ये 4 बड़े शहर हैं जिसे ईरानी प्रॉक्सी पूरी तरह से दहला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरानी प्रॉक्सी के ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की काट ढूंढ ली है? क्या इजराइल के एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम हैक हो चुके हैं? अगर हां, तो इस मुश्किल काम को ईरान ने कैसे मुमकिन किया? इस सवाल का जवाब है ईरान के जासूसों का वो बड़ा जाल जो इजराइल के अंदर तैयार हो चुका है। शिन बेत ने यरूशलेम से ईरान के 7 जासूसों को पकड़ा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ईरान के ये 7 जासूस उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। इजराइल के मुताबिक ये सभी एजेंट मोटी रकम लेकर ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे।
इनके टारगेट पर इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक, बड़े शहरों के मेयर, सुरक्षा अधिकारी और दूसरी बड़ी शख्सियतें थीं। ईरान ने अपने एजेंट्स को इन सभी लोगों को खत्म करने का टास्क सौंपा था। शिन बेत के मुताबिक जांच में पता चला है कि ये सातों ईरानी एजेंट इजरायली सैन्य बेस, एयरफोर्स और नौसेना और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। ईरानी जासूस इजराइल के हर महत्वपूर्ण ठिकाने की फोटो भी खींच रहे थे। ये जानकारी और तस्वीरें सीधे ईरानी खुफिया एजेंसी वाजा को दिए जा रहे थे। पूछताछ में यह भी पता चला है कि इजराइल के अंदर ईरानी एजेंट्स का एक बड़ा जाल मौजूद है जो इजराइल की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ईरान को दे रहा है। इन्हीं खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल में हमले कर रहे हैं और ये हमले लगातार सफल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जासूसों से मिली जानकारी की मदद से ही ईरान ने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की काट ढूंढ ली है। इसीलिए आजकल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फेल हो रहे हैं। शिन बेत के मुताबिक ईरान इजराइल के बड़े एनर्जी ठिकानों की जानकारी जुटा चुका है। जिस तरह से रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर रहा है, उसी तर्ज पर ईरान भी इजराइल को ऊर्जा विहीन बनाने के खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। जंग में यूक्रेन के 50 से ज्यादा देश मददगार हैं, लेकिन रूस अकेले जंग में टिका रहा है। अब रूस ने भी अपने सैन्य गठबंधन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन इस गठबंधन में यूक्रेन की तरह कोई लिमिट नहीं है। रूस के नो लिमिट पार्टनर किम जोंग ने अपनी सेना को रूस भेज दिया है। रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क के मोर्चे पर जंग में उतार दिए गए हैं और बहुत जल्द यूक्रेन की धरती पर भी जंग लड़ने वाले हैं। यूक्रेन की जंग में किम के सैनिक उतर चुके हैं। रूस की वर्दी पहने ये सैनिक उत्तर कोरिया के हैं और कोरियाई भाषा में बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के ये सैनिक रूसी धरती पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में इसका दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के पास रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया ने फौजियों की 2 ब्रिगेड रूस भेजी है। इन ब्रिगेड में कुल 12,000 सैनिक हैं जो 23 अक्टूबर की सुबह रूस पहुंचे हैं। रिपोर्ट यह भी है कि इन सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। किम के सैनिकों को कुर्स्क के मोर्चों पर भेजे जाने की रिपोर्ट है। कुर्स्क के मोर्चे पर रूस के नियमित सैनिक जंग नहीं लड़ रहे हैं। रूस के अनुभवहीन फौजी कुर्स्क की जंग में मौजूद हैं। रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया के अनुभवी और कुशल सैनिकों को कुर्स्क की जंग में भेजा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में महज 13 दिन शेष हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैलियों में पूरी ताकत झोंक दी है। सर्वे में दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बदल रहा है। ऐसे में अमेरिकी उद्योगपतियों ने भी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए दान पेटी खोल दी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जिसकी वजह है पल पल बदलते अमेरिकी एजेंसियों के सर्वे, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप अब तक काफी आगे नजर आ रही कमला हैरिस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। एबीसी न्यूज और इप्सोस पोल के सर्वे के ताजा नतीजों में कमला हैरिस को 50%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोट मिले हैं। यानी कमला हैरिस महज 2% वोटों से ही आगे हैं। वहीं 14 अक्टूबर के सर्वे में ये अंतर 6% का था। कमला हैरिस जहां 52% लोगों की पसंद थी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 46% की। सर्वे तो यही कहते हैं कि जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे वोटरों का मन बदल रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी टक्कर के बीच अमेरिकी उद्योगपति भी पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। उन्होंने अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को जीत दिलवाने के लिए चंदे की पेटी खोल डाली है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स ने कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को $50 मिलियन का चंदा दिया है।
ये योगदान फ्यूचर फॉरवर्ड यूएसए एक्शन नामक संगठन की तरफ से दिया गया है। हालांकि अभी तक बिल गेट्स खुलकर कमला हैरिस के समर्थन में नहीं उतरे हैं, लेकिन ट्रंप समर्थक इलॉन मस्क ट्रंप के साथ खुलकर खड़े हैं। वो इन चुनावों में अब तक ट्रंप की पार्टी पर 11.9 करोड़ डॉलर खर्च कर चुके हैं। दरअसल बिल गेट्स जहां ट्रंप को पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं, वहीं इलॉन मस्क उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जो अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसे में अमेरिका के दोनों उद्योगपति अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए खुलकर पैसा बहा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश।